हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कॉकरोच के आंतरिक आकारिकी के बारे में, कॉकरोच के एनाटॉमी के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछले वीडियो में आपको बाह्य आकारिकी के बारे में बताया गया था। अब जो है आंतरिक आकारिकी के बारे में पढ़ा जाएगा कि कॉकरोच का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों अग्रांत, मध्यांतर एवं पश्चांत में बटा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि देह गुहा में स्थित आहारनाल जो है कॉकरोच में वह 3 भागों में बटा हुआ है। अग्रांत्र, मध्यांतर और पश्चांत। ठीक है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, ये 3 भागों में कॉकरोच का आहारनाल बटा रहता है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। मुख जो है एक छोटी नली के आकार के ग्रसनी में खुलता है, जिसमें एक सीधी और सकरी नली ग्रसिका निकलती है। ठीक है, तो आप मुख देख रहे हैं। मुख जो है एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी यह सकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है। ग्रसिका कोष में खुलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाली कोष में खुलती है, जिसे अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, तो भोजन जो है कॉकरोच में अन्नपुट में संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर प्रोवेंट्रिकुलस ग्रंथिल जठर अथवा पेषणी होता है। ठीक है, इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेषणी होता है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा अस्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉकरोच की जो देह गुहा है उसमें स्थित आहारनाल 3 भागों में बटा होता है। अब फिगर को देखें, यह आप देख रहे हैं कि तिलचट्टा के आहारनाल का फिगर है। इसमें आपको बताया गया कि देह गुहा में यह स्थित होता है। तिलचट्टा का आहारनाल, देह गुहा में स्थित आहारनाल 3 भागों में अग्रांत, मध्यांत और पश्चांत में बटा हुआ है। ठीक है, अग्रांत अगले वाले भाग को अग्रांत कहते हैं, उसके बाद मध्यांत होता है और लास्ट में पश्चांत होता है। मुख, ठीक है, मुख जो है वह एक छोटी सी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। यह मुख जो है किस में खुलता है? ग्रसनी में खुलता है। यह ग्रसनी है, नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। मुख किस में खुलता है? ग्रसनी में खुलता है, नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिससे एक सीधी और सकरी, यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, एक सीधी और सकरी नली ग्रसिका निकलती है। मुख किस में खुलता है? ग्रसनी में, जिससे एक सीधी और सकरी नली ग्रसिका निकलता है। ठीक है, ग्रसिका जो है एक पतले भित्ति वाले कोष, यह जो है स्ट्रक्चर एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलता है। ग्रसिका किस में खुलता है? एक पतले वाले भित्ति वाले कोष में खुलता है, जिसे अन्नपुट कहते हैं, सस्थ कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सस्थ या अन्नपुट कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, तो सस्थ में भोजन क्या होता है? संग्रहित रहता है। अन्नपुट में भोजन संग्रहित रहता है। अब इसके पीछे क्या होता है? अन्नपुट के पीछे, ठीक है, इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेषणी होता है। इसके पीछे जो है सत्थ बीतने के बाद यह ग्रंथिल पेशीय, जिसे क्या कहते हैं? पेषणी कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेषणी होता है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल स्तर होता है। पेषणी में क्या होता है?
बाहर की तरफ एक मोटा वर्तुल अस्तर होता है, ठीक है, तथा अस्तर की उपत्वचा, ये जो अस्तर है, लेयर है, इसकी उपत्वचा जो है 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वची दांत बनाता है। यह उपत्वचा जो है 6 स्थानों पर मोटा हो जाएगा और उपत्वची दांत बनाएगा। क्या दांत का वर्क है? तो ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं, ठीक है। दांत जो हैं वे भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं, ठीक है। पूरा अग्रांत जो है, पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा से आश्रित रहता है। पूरा अग्रांत जो है अंदर से क्यूटिकल से ढका रहता है। पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा अर्थात क्यूटिकल से आश्रित रहता है। अब आते हैं मध्यांत की बात करते हैं। मध्यांत एक सक्रिय और समान व्यास की नलिका होती है, ठीक है। मध्यांत क्या होती है? पेशड़ी के बाद मध्यांत। मध्यांत जो है एक सक्रिय एवं समान व्यास की नलिका होती है। सक्रिय एवं समान व्यास की नलिका होती है मध्यांत, जिसमें उपत्वचा का स्तर नहीं होता है। इस मध्यांत भाग में मध्यंत या मध्य आहार नली, इसमें जो है उपत्वचा का स्तर नहीं होता है। अग्रांत और मध्यांत के संधि स्तर पर, जहाँ पर अग्रांत आगे वाला हिस्सा और मध्यांत पीछे वाला हिस्सा जुड़ता है, ठीक है। अग्रांत और मध्यांत के संग स्थल पर, संधि स्थल पर अंगुली के समान, ये देखें निकला हुआ है, अंगुली के समान 6 से 8 अंधनलिकाएं लगी होती हैं, ठीक है। यकृतीय अंधनाल, यकृतीय अंधनाल इसको कहते हैं, जो ठीक है 6 से 8 जो है निकली रहती है, जिसके सिरे बंद होते हैं। इनके सिरे क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, बंद होते हैं। इनके सिरे बंद होते हैं। इनको यकृति या जठरी अंधनाल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को यकृति या जठरी गंधनाल कहा जाता है। ये पाचक रस बनाती हैं। यकृति अंधनाल क्या काम करती हैं? पाचक रस बनाने का काम करती हैं, ठीक है। मध्यांत और पश्चांत के संध स्थल पर, मध्यांत और पश्चांत के, ठीक है, संधि स्थल पर, मध्यांत और पश्चांत के संधि स्थल पर 100 से 150, ठीक है, मध्यांत और पश्चांत के संधि स्थल पर 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं निकल जाती हैं। पतली पीले रंग की नलिकाएं निकल जाती हैं, जिसे मैलपिघी नली कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं काकरोच के आहारनाल के बारे में, आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में, आंतरिक आकारकी के बारे में। इसमें आप देखा कि काकरोच की देह गुहा में स्थित आहारनाल जो है 3 भागों में बटा है, अग्रांत्र, मध्यांत्र और शेषांत्र, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में, ठीक है। देखें ध्यान से, देह गुहा में स्थित आहारनाल 3 भागों अग्रांत, मध्यांत और पश्चांत में बटा होता है। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में बटा होता है। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है। मुख जो है वह एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिसमें एक सीधी और एक सकरी नली ग्रसिका निकलती है, ठीक है। तो मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है, जिसमें एक सीधी और एक सकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है, जिसे अन्नपुट कहते हैं, जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पोषड़ी होता है। इसके पीछे क्या होते हैं? इसके पीछे ग्रंथिल जठर, प्रोवेंटिकुलस अथवा पेशड़ी होता है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है। इसमें बाहर क्या होता है?
इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी अस्तर होता है तथा अस्तर की उपत्वचा, अस्तर जो है उसकी उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ठीक है, अस्तर की उपत्वचा जो है वह 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती हैं। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा ग्रांत अंदर से अंदर से उपत्वचा अर्थात क्यूटिकल से ढका रहता है, आश्रित रहता है। मध्यांत एक सक्रिय एवं समान व्यास की नलिका होती है। मध्यांत क्या होता है? मध्यांत जो है वह एक सक्रिय और समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का स्तर नहीं होता है। अग्रांत और मध्यांत के संध स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती हैं जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरी अंधनाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यकृतीय या जठरी अंधनाल कहते हैं। ये पाचक रस बनाती हैं। ठीक है, क्या काम करती हैं? पाचक रस बनाती हैं। मध्यांत और पश्चांत के संधि स्थल पर, मध्यांत और पश्चांत के संध स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं जिन्हें मैलपीघी नलिकाएं कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैलपीघी नलिकाएं कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ठीक है, यह जो मैलपीघी नलिकाएं हैं इनका क्या वर्क है? ये हीमोलिम्फ में उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, ये हीमोलिम्फ में उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। पश्चांत मध्यांत से थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, तो जो हाइंड है, हाइंड गट और मिड गट, पश्चांत मध्यांत से थोड़ा छोटा होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, पश्चांत मध्यांत से थोड़ा चौड़ा होता है तथा क्षुद्रांत बृहदांत एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो पश्चांत्र है वह मध्यांत से थोड़ा चौड़ा होता है तथा पश्चांत में क्षुद्रांत बृहदांत मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा तक खुलती है। मलाशय जो है वह बाहर की ओर गुदा तक खुलती है। तो यह था तिलचट्टे के आहार नाल के बारे में, जिसमें आपने देखा कि हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। पश्चांत मध्यांत से थोड़ा चौड़ा होता है तथा क्षुद्रांत बृहदांत एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। मलाशय जो है बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। ठीक है, अब देखते हैं तिलचट्टे में परिसंचरण तंत्र के बारे में। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, तिलचट्टे में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वह कैसा होता है? खुला, ओपन, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी भीतरी वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं। ठीक है, तो तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं। उसी में सभी अंतरंग डूबे रहते हैं। उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं
जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका अर्थात हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा और रुधिराणुओं से बना होता है। ठीक है, रुधिर लसिका जो है अर्थात हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। काकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली है। काकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठक में बटा होता है और दोनों ओर आस्ट्रिया होते हैं। ठीक है, हृदय जो है कीपाकार कोष्ठकों में विभाजित होता है और दोनों तरफ आस्ट्रिया होते हैं, हास्य होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा और रुधिराणुओं से बना होता है। काकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर में मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठक में विभाजित होता है और दोनों तरफ आस्ट्रिया होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि तेलचट्टे में रुधिर लसिका रंगहीन प्लाज्मा और रुधिराणुओं का बना होता है। हृदय जो है काकरोच में एक लंबा पेशी नली होता है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित रहता है। हृदय कीपाकार कोष्ठक में विभाजित होता है और दोनों तरफ आस्ट्रिया होते हैं। ठीक है, तो यह था परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब देखते हैं केचुए में श्वसन तंत्र के बारे में। केचुए में नहीं, काकरोच में श्वसन तंत्र शाखित श्वास नालों के जाल का बना होता है। श्वसन तंत्र जो है वह श्वसन तंत्र शाखित देखिए ध्यान से, श्वसन तंत्र शाखित श्वासनालों के जाल का बना होता है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पार्श्व तक पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र शाखित श्वासनालों के जाल का बना होता है। श्वसन तंत्र जो है वह शाखित श्वासनालों के जाल का बना होता है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। श्वास नाल जो है वह श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती हैं, जो कि शरीर के पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वसनलिकाएं बनाते हैं। श्वास नाल जो है वह विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती हैं। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन नलिकाओं
पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल और रोमयुक्त उपकला द्वारा आश्रित रहती है। प्रत्येक नलिका जो है ग्रंथिल तो रोमयुक्त उपकला द्वारा आश्रित रहता है। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांत द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। यूरिक अम्ल जो है वह हाइंड गट के द्वारा पश्चांत द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अतः यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्जी कहलाता है। यह कीट क्या कहलाता है? यूरिकाम्ल उत्सर्जी कहलाता। इसके साथ साथ वसापिंड वृक्काणु उपत्वचा और सुक्रोज यूरकोज ग्रंथियां उत्सर्जन में सहायक होती है। ठीक है, तो काकरोच में श्वसन तंत्र कैसा होता है? तो श्वसन तंत्र शाखी श्वासनालों के जाल का बना होता है। श्वासनाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। श्वासनाल पुनः विभाजित होकर श्वसन नलिकाएं बनाती हैं। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वासन नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ठीक है, तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन जो है वह मैलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोमयुक्त उपकला द्वारा ढकी रहती है। प्रत्येक नलिका जो है ग्रंथिल एवं रोमयुक्त उपकला द्वारा आश्रित रहती हैं। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, यूरिक अम्ल पश्चात द्वारा उत्सर्जित कर जाता है। अतः यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्गी कहलाता है। ठीक है, जीव क्या कहलाता है? यूरिका अम्ल उत्सर्जी कहलाता है। इसके साथ साथ वसापिंड विक्काणु उपत्वचा और यूरिकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायता करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। ठीक है, तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र जो है वह एक श्रेणीबद्ध तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो गुच्छिका है वह अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ा रहता है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में होती हैं, 6 उदर में स्थित होती हैं। काकरोच की तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा हिस्सा रहता है। ठीक है, सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा हिस्सा रहता है। तो तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र जो है एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ा रहता है। जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजक से जुड़ा रहता है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में
3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। काकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। अब तक आप जान चुके होंगे कि काकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन का आंसर आप जान चुके हैं। सिर में मस्तिष्क अधिग्रसिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं और संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है, सूचनाएं भेजता है। ठीक है, तो काकरोच का सिर काटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित रहता है, क्योंकि सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों में अधर तल में उपस्थित रहते हैं। तो सिर में मस्तिष्क अग्रग्रसिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं और संयुक्त नेत्र को तंत्रिका भेजता है। तिलचट्टे में श्वसन अंग, तिलचट्टे में स्वेदन अंग, संवेदन अंग, तिलचट्टे में स्वेदन अंग, श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक और गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। ठीक है, तो तिलचट्टे में सेंसरी आर्गन, संवेदन अंग कौन कौन है? तो तिलचट्टे में संवेदन अंग के रूप में श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक और गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक एवं रोमक स्पर्शक संवेदी होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्शक कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। ठीक है, सिर के पृष्ठ सतह पर, सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 खटकोणीय नेत्रांशक होते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 खटकोणीय नेत्रांशक होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। ठीक है, कई नेत्रांशक के कारण तिलचट्टा जो है एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। तो तिलचट्टे में संवेदन अंग जो होते हैं वे श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक और गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्शक संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 खटकोणी नेत्रांशक ओमेटिडिया हैं। कई नेत्रांशक की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। ठीक है, कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ैक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अधिक परंतु विवेदन कम होता है। यह सामान्यतः रात के समय होता है, अतः इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 खटकोणी नेत्रांशक होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु की कई प्रतिछाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ैक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राहिता अधिक परंतु विवेदन कम होता है। यह सामान्यतया रात के समय होता है, अतः इसे रात्रि दृष्टि
कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।